हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है भैया, देखो परीक्षा का समय नज़दीक आ गया, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो चलिए, देर किस बात की, बातें तो होती रहेंगी। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल के पर्यायवाची शब्द की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी सी है, उदय। उदय शब्द का विलोम बताइए। देखिए, उदय का मतलब होता है निकलना, और इसका विलोम हो जाएगा डूबना यानी छिपना। तो ऑप्शन नंबर अस्त हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा की यदि मैं बात करूं तो ये मोहन किसी का नाम है, और नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4 कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपना उल्लू सीधा मतलब अपना काम निकालना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नींबू खट्टा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो नींबू की विशेषता बताई जा रही है उसके खट्टेपन की। तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये नींबू का गुण है कि वो खट्टा है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि शेर पेड़ खाली स्थान सो रहा है। तो शेर पेड़ के साथ सो रहा है, नीचे सो रहा है, अंदर सो रहा है। तो पेड़ के यानी पेड़ पर सो रहा होगा ना शेर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ पर तो नहीं चढ़ेगा, पेड़ के नीचे सो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। निष्काम का संधि विच्छेद बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी प्लस काम। ठीक है, निष्काम यानी डी आंसर हो जाएगा। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? यानी वर्ण जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 8 का, सॉरी, वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं, ये हो जाएगा, यानी बी सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 का सी। ठीक है, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, वाणी का तत्सम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। वाणी का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वाणी। चलिए, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की और 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है कि निम्न में शुद्ध शब्द बताओ। यानी जो कवि होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो कवित्री इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवित्री। क्वेश्चन नंबर 11, यह वह तुम आपको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको हम कहते हैं सर्वनाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो सर्वनाम। यह वह तुम आप, ये क्या है? सर्वनाम है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जो जिसकी बता रहे हैं वो विशेष्य, और जो बताते हैं वो विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द है जो 2 से मिलकर बना है, यानी राजमहल, राजा का महल। तो ऑप्शन नंबर बी 13 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 ये कह रहा है कि त्रिनाथ, त्रिनाथ यानी त्रि में क्या हो गया? 3, और 3 इसमें समास बताना तो क्या होता है? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बकरी का बहुवचन बताओ। ठीक है ना, तो बकरी का जब बहुवचन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बकरियां। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा अर्ध स्वर है, यानी ऐसा कौन सा वर्ण में दिया है जो अर्ध स्वर है, मतलब पूरा स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है। ये अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ना, ये रलव है, ये अर्ध स्वर होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। 17 की हम बात कर रहे हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो जो वाच्य है वो होते हैं आपके 3 प्रकार के, यानी कृत वाच्य, कर्म वाक्य और भाववाच्य, 3 होते हैं। 17 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये जो चिन्ह दिया है कोष्टक में यानी ब्रैकेट में, ये किस चीज़ का विराम चिन्ह है? तो इसकी यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलंकार जो है ना, ये मतलब शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य प्रदान
करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की अगर हम बात करें तो बी दिया है एयरले में किस प्रकार के व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब ये बताना कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो 21 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी फर्क। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 22 में कि सम उपसर्ग से बना शब्द है, यानी सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सम प्लस योग क्या हो जाएगा, संयोग। क्वेश्चन नंबर 23 रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की यदि मैं बात करूं तो रंगीला में ईला, रंग प्लस ईला, रंगीला, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 हमारा इस प्रकार है, ये कह रहा है साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है यानी साहित्य को मिलने वाली आनंद भूति, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा। 25 की यदि मैं बात करूं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े दिन का सुख, यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात थोड़े दिन का सुख। तो दोस्तों 6 मिनट में हमने जो है ना 25 क्वेश्चन हिंदी के ख़त्म कर दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, और 26 से हमारे शुरू हो जाता है इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है, इंग्लिश का। चलिए 26 में क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए इधर। 26 में कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन पंचुएशन करेक्टली, यानी पंचुएशन का सही प्रयोग किसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि मैं बात करूं तो 26 का ये ऑप्शन कह दिया है रेनू सेड, रेनू ने कहा गिव मी ए पेन, मुझे पेन दो, ए पेंसिल, एक पेंसिल, एंड और बुक, यानी ये बिल्कुल सही है, ये ही पंचुएशन इसमें सही प्रयोग हुआ है, बाकी सब वाक्यों में गलत है। 27 की मैं बात करूं फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी सही प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है। देखिए वाक्य दिया है वी नीड ए पेन टू राइट, वी माने हमें, नीड माने आवश्यकता है, ए पेन एक पेंसिल की, टू राइट माने लिखने के लिए, लिखने के लिए हमें एक पेन की आवश्यकता है। तो राइट के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी आपकी विद, यानी किससे लिख रहे हैं, पेन और पेंसिल से तो लिख रहे हैं, तो राइट विद, ठीक है, राइट के साथ विद प्रीपोजिशन, यानी 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज ए करेक्टली स्पेल्ड, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, ठीक है ना, कमेटी, यानी इसमें हमें सही स्पेलिंग बतानी है कि कमेटी की सही स्पेलिंग लिखी हुई कौन से ऑप्शन में है। तो COMMITTE, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये कमेटी की स्पेलिंग ठीक है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। 29 में ये पूछ रहा है गिव द एंटोनियम एक्सेप्ट, यानी हमें विलोम शब्द बताना है एक्सेप्ट का। देखो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, और इसका उल्टे की यदि मैं बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेफ्यूज, यानी रेफ्यूज माने इनकार करना, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 30 की यदि मैं बात करूं तो ये कह दिया है यानी द अपोजिट ऑफ द डिपार्चर, ठीक है, तो हमें इसमें विलोम बताना है, ये जो डिपार्चर है इसका विलोम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अराइवल। अराइवल माने होता आप पहुंचना, डिपार्चर माने होता छूटना। वहीं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है क्या आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसमें किस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। द डॉग लुक्ड एट द thief इन द मिरर, यानी चोर ने जो है, यानी कुत्ते ने जो है चोर को थीवेल्स इन द मिरर, यानी शीशे में देखा। तो यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यानी 31 की यदि मैं बात करूँ तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं कि 32 में क्या कह रहा
दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 32वां क्वेश्चन कह रहा है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड यानी सेंटेंस। यानी ये जो हमें वाक्य दिया गया है, यह वाक्य के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड पूछा हमसे यहाँ पर। ए प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मक्खियाँ रखी जाती है। प्लेस एक स्थान, वेयर माने जहाँ, वीज मक्खियाँ, आर माने हैं, केप्ट माने रखी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32 की यदि मैं बात करूँ तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपियरी, मधुमक्खियों का छत्ता। वाट इज द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ एक्सेप्शन, यानी हमें इसका विशेषण बताना है। जो एक्सेप्शन है इसका विशेषण क्या होगा। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता बताना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सपेंशियल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में हमारा ये कह रहा है कि वाट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड यानी हार्वेस्ट। ये जो हार्वेस्ट दिया है इसका हमें सिनोनियम यानी पर्यायवाची बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैप, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह दिया है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड यानी डिस्कार्ड। ये जो डिस्कार्ड शब्द दिया है इसका हमें सिनोनियम बताना। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो 35 की यदि मैं बात करूं तो जो आपका दिया है यानी डिस्कार्ड, इस डिस्कार्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिजेक्ट, ठीक है ना। किसी चीज़ को इनकार करना या मना करना, रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया है इसके यानी शुड आई फॉरगेट माई नोटबुक, ठीक है। तो हमें इंटरजेक्शन का सही प्रयोग करना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर सूट हो जाएगा, यानी ये जो सूट है यही आपका क्या है, यही आपका इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। आगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ, सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी जैसे ये आई सी में क्या होता है, कोल्ड होता है, स्टेम में क्या होता है, तो हमें आई सी का ये हो गया कोल्ड और स्टेम का मतलब क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हॉट, इसका ठंडा, तो इसका हो जाएगा गर्म। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, प्लूरल ऑफ द थीप। थीप माने होता है चोर, तो चोर जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बताना है यानी बहुवचन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थीप बेस, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की यानी 39। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 हमारा करिए, राइट द फुल फ्रॉम ऑफ वारंट, यानी ये जो वारंट है ना इसका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो होता है ना ये होता है आपका, ये होता है आपका वुड नोट, ठीक है। तो वुडंट को शॉर्टकट में लिख रखा, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी वुड नोट। 29 का ए आंसर हो जाएगा। 40 में करिया, चूज द मेन फुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बलेड वर्ड, ठीक है। यानी ये जो दिया है आपका यानी गेमाइन, इसका हमें जो है जम्बलेट यानी इसी से मिलता जुलता शब्द बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि मैं बात करूं तो 40 का सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है, ये भी तो बताओ। तो भैया इसका अर्थ होता पहेली, क्या होता है, पहेली, ठीक है ना। जैसे आपका जमलेट से गेनमाइन बना है वैसे इसका हो जाएगा एनिग्मा यानी पहेली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जो हमारा इस प्रकार है। यहाँ पर दिया है पिक आउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी ये जो दिए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है कि कौन सा शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो आपका हो जाएगा डॉप्ट, यानी ऑप्शन नंबर 40 का यानी 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, यानी ये जो हमें वाक्य दिया हुआ है ये कौन से काल का है, ठीक है, हमें ये बताना है इसमें।
यानी जैसे कि आपका दिया है आई हैव जस्ट सीन द फिल्म, मैंने अभी अभी फिल्म देखी है। तो ये कौन से काल का वाक्य है? तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है ना। हैव का प्रयोग किया गया है और सीन जो है थर्ड फॉर्म है, सी सा सीन, ठीक है ना। तो यानी ये दिया है हैज हैव और थर्ड फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जो कि इस प्रकार है। वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, एक लाइक करने में आपका क्या जाता है, लाइक कर दो यार, इतना ही तो मांग रहे हैं हम तुमसे, कोई रुपया पैसा धन दौलत तो मांग नहीं रहे हैं। चलो लाइक करो जल्दी से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 43 की अब हम बात करते हैं, ठीक है। 43 में कह रहा फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ऐसी कौन सी वर्ब इसमें आएगी जिससे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बन जाए। तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी एट एन एप्पल, सी माने उसने, एट माने खाया, एन एप्पल एक सेब, यानी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यानी ये ऑप्शन नंबर ए में तो ईट है जो फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन या एट। क्वेश्चन नंबर 44 कह दिया चूज द करेक्ट वर्ब, यानी इसमें कौन सी वर्ब आएगी? आई माई वर्क बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मैंने अपना कार्य अगले मंथ किया। अब ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा शैल हैव कंप्लीट, आई शैल हैव कंप्लीट माई वर्क बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 45 की, तो ये इस प्रकार है कि चूज द करेक्ट वर्ब, यानी हमें करेक्ट वर्ब बतानी है कि कौन सी वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वी और खाली स्थान है, फिर है फॉर 3 आवर्स नाउ, वी माने हम। अब देखिए ये वी दे दिया है, इसके बाद क्या आना है? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है और आगे क्या दिया है? फॉर 3 आवर्स नाउ। तो ये वाक्य हम यदि कंप्लीट करेंगे तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 45 में यानी हैव बीन रीडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये दिया है आपका ही रिक्त स्थान द एग्जाम्पल ऑफ, ये है गया आपका महाराणा प्रताप ब्रेवी, ठीक है ना। ब्रेव माने होता है बहादुरी, यानी एग्जाम्पल हम महाराणा प्रताप की बहादुरी का उदाहरण देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइटेड, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए भैया। 47 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज रॉन्गली क्वाइट, ठीक है ना। तो हमें ईडियम फ्रेज बताना है, ये जो रॉन्गली क्वाइटेड है ना, इसका ईडियम क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 के अगर मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील एंड तीट, यानी किसी भी तरीके से दांत, नाखूनों से और दांतों से, तीट माने दांत होते हैं ना, बहुवचन है। 48 में कह दिया चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, या जी ये दिया है यानी बापी कैन सिंग वेरी वेल, यानी बापी ने बहुत अच्छा गाना गाया, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 में हमें ये बताना सब्जेक्ट क्या है, तो जो वाक्य के शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी बापी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि इस प्रकार है। तो आ जाइए भाई 49 में क्या कह रहा है? 49 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज फेमिनाइन जेंडर, यानी इनमें से कौन सा नाउन ऐसा है जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। 49 की अगर मैं बात करूं तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, डक। डक माने क्या होता है? बत्तख होता है, ये फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है क्या द विंड ब्रेव्ड इट्स आई सी फिंगर्स अराउंड माई बॉडी, ठीक है ना, हवा की तरह, यानी फिंगर्स की हवा की तरह फिंगर उसने मेरे शरीर पर चारों तरफ फेरी, यानी कहने का मतलब ये है
दिस सेंटेंस इज एन एक्सपेल एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये जो सेंटेंस दिया है ये किस चीज़ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, चलिए आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। यहाँ से हमारा जीके शुरू हो जाता है। क्या निम्न में से मत निम्न में से किससे मृदा क्षरण रोका जा सकता है। अगर मृदा क्षरण को यानी मिट्टी के कटाव को रोकना है तो आपको पेड़ लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो हमारा सौर परिवार है उसमें ग्रह की संख्या 8 है। पहले 9 ग्रह होते थे, यम वो न ग्रह उसको जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 53 जो कि इस प्रकार है। 53वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीधा सीधा ये कह रखा है कि भाई हैजा निम्न से किससे फैलता। तो हैजा फैलने की यदि मैं बात करूं तो इन ऑप्शनों के अनुसार हो जाएगा बी, यानी मक्खियों से हैजा फैलता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ऑप्शन नंबर बी, वोट करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अरे भाई आपने भी तो वोट दिया होगा, 18 वर्ष है वोट डालने की आयु। अगला क्वेश्चन है अहिंसा ही परम धर्म है, यह कहा गया है। तो अहिंसा ही परम धर्म है, ये बात किसने कही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी ने ही तो कही थी ये बात। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 57 में यहाँ कह रखा भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई। यानी भारतीय गणराज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी 1950 में। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति 24 जनवरी को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रखा है कौन 1857 की लड़ाई में नहीं था। देखिए 1857 की लड़ाई की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 58 की, तो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, बाकी नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सब 1857 की लड़ाई में थे और कहीं ना कहीं से नेतृत्व भी कर रहे थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 59 की यदि मैं बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो 59 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 60 की कि निम्न में से कौन महाद्वीप नहीं है। तो देखिए एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन इंडोनेशिया महाद्वीप नहीं है, एक देश है। 60 क्वेश्चन हो गए। देखो कितना टाइम हुआ, देखो टाइम देखो कितना हुआ, कितने से कम टाइम में मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है। तो भैया जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ऑप्शन नंबर बी यानी 2:3 हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 14 यानी 62 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 63 की, तो ये इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो 63 की अगर मैं बात करूं तो सबसे गहरा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे बात कर रहे हैं सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है। तो सितारों के एक समूह को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं। 66 में ये दिया है इन्होंने कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है वह कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन मोनोडाई ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा सी। 68 की बात करते हैं ए ओ हुआम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं हम 69 की। तो 69 में ये कह रखा है, यानी 69वें क्वेश्चन में कह रखा है इन्होंने, 69 में इन्होंने कह रखा है कि संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग हैं। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के जो अंग हैं वो हो जाएंगे 3। कौन कौन, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 70 की यदि मैं बात करूं तो तंजौर के राजेश्वर मंदिर को बनवाया था चोल राजाओं ने। बी आंसर हो जाएगा। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी तृणनाशक किया जाता 2 और D4 को, 4D4, ठीक है ना, 2 एवं डी यानी 4D। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की, जो कि इस प्रकार है, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो अगर मैं बात करूं भारत के कौन से राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 73, RNA का पूर्ण रूप क्या है। तो RNA का पूर्ण रूप हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी 73 का ए आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। तो 74 के आंसर की अगर मैं बात करूं तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। ठीक है, आगे चलती है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। 75 में इसने कहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, और जीएसटी की फुल फॉर्म भी दे रखी है उन्होंने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस प्रकार का कर है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी लगता किसी और पे है और इसको देने वाला कोई और होता है। तो भाई साहब 26-27 मिनट में हमने 75 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। अब देखिए मैथ है, मैथ तो सोल्व करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए करते हैं इस तो, और वीडियो को लाइक कर दो और भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो करो पहले। क्वेश्चन नंबर 76 में ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37, 56, 93 को भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 बचता है। तो भैया 37 में से 1 घटा दो, 56 में से 2 घटा दो, 93 में से 3 घटा दो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम 76 की। यानी हम यहाँ पर 37 है, 37 में से 1 घटा देता हूँ। ठीक है, 37 में से 1 घटा देता हूँ। फिर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगली संख्या दी है 56, 56 में से कितना घटा दूँ, इसमें से 2 घटा दूँ। अगली संख्या दी है हमें 93, 93 में से कितना घटा दूंगा, 3 घटा दूंगा। अब ये तो बताइए क्या आ जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ आ जाएगा कितना, ऊपर यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा आपका 54 और यहाँ आ जाएगा 90। अब क्या करूँगा मैं, अब इनका मैं से निकाल लूँगा। ठीक है, इनका मैं से निकाल लूँगा। ठीक है, मैं से जब मैं इनका मैं से निकालूंगा तो मैं से निकालने के बाद आंसर आ जाएगा मुझे 18, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 से 54, 18 पंजे 90, 18 में से आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 की बात करते हैं। 77 क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्याओं का मैथ है तथा लेस है 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 77 है, दूसरी संख्या हमने मान ली कितनी, x। हम एक फार्मूला जानते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, यानी मैथ है गुणा लेस है, और मैथ है गुणा लेस है और बराबर होता है, चलिए आगे चलते हैं, मैथ है और लेस है बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मैथ से भी दिया है, लेस से भी दिया है, कितना, यानी 6 गुणा 864। और पहली संख्या की यदि हम बात करें तो मैथ से लेस है, पहली संख्या दिया इन्होंने 96 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमने क्या मान ली थी, x। अब भैया इसे सबको जो है ना काट फीट कर लो। ठीक है ना, काट फीट कर लो। काट फीट करने का मतलब ये है कि आगे चलते हैं एक लाइन और, यानी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर यानी 6 गुणा 864 और इसके बटे में आ जाएगा 96। अब 96 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार और 9 की और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छंग 54।
तो 54 ही क्या है आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है किसी घड़ी को 153 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, 20% का लाभ पाने के लिए वह उस घड़ी को कितने रुपए में बेचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी जो विक्रय मूल्य है घड़ी का, यानी विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेच दिया है, ये 153 रुपये में बेच दिया है। फिर वो कह रहा है उसे हानि कितने की होती है, यानी हानि होती है उसे 10% की। आगे करना क्या है, हमें कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम विक्रय मूल्य लिखेंगे, यानी विक्रय मूल्य, और फिर गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके बटे में भैया मैं क्या कर दूंगा, हानि हो रही है ना, यानी 100 में से ही तो घटाएंगे, 100 में से क्या घटाएंगे हम, हानि कितने की हुई है। अब विक्रय मूल्य की यदि मैं बात करूं तो कितना दिया है, 153 रुपये गुणा 100, और 100 में से हानि कितने की हो रही है, 10 की घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 90। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और जब जब मैं जो है इसकी गुणा करूँगा तो 153 में 10 की गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 153, और ये लग जाएगा जीरो और 9। जब 9 से मैं इसे भाग दे दूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9 से भाग देने के बाद 170। लेकिन हमसे कह दिया है कि लाभ कितने का होगा, ठीक है। यानी लाभ के लिए मैं क्या करूँगा, 170 को कह दिया है कि इस पर जो है 20% का लाभ कमाना है। अब 20% का लाभ कमाने के लिए वो क्या करेगा, देखो, यानी कुल मिलाकर के 170 रुपये की उसने जो है बेचेगा। अब लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 100 पे, यानी 20 का लाभ कमाना चाह रहा है वो। आगे यदि मैं बात करूँ कितने पे, यानी 100 पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 गुणा, इस पे जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 120, और बटे 100, एक जीरो से ये वाला जीरो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 12। और जब मैं इनकी आपस में गुणा कर दूंगा 17 और 12 की, तो 204 हमारा आ जाएगा, और ये 204 ही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 78 का बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, 0.83 को भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भैया, हम हमें कुछ नहीं करना, प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी वो हो जाएगा आपका 0.83 गुणा 100, ठीक है। जब मैं 100 से गुणा कर दूंगा और प्रतिशत का निशान लगा दूंगा तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक का दशमलव इधर बच जाएगा, पूरा 83% हो जाएगा। देखो 2 जीरो और 2 अंक, तो पूरा 83 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम आगे, जो कि आपका 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 ये थोड़ा बड़ा सवाल है भैया। क्या कह रहा है, 80 में ये कह रहा है दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 625 है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखो भैया 3:4 अनुपात दिया है, तो सबसे पहले संख्या मान लो, 3 अनुपात यानी 3x, और 4 है यानी 4x, ये हमने संख्या मान ली। अब आगे क्या करना है हमें, ये कह दिया है दोनों के वर्गों का योग कितना है 625, यानी दोनों का वर्ग कर दो, 3x² प्लस 4x स्क्वायर, और बराबर कितना बता रहा है 625। इसका वर्ग करो, 3 का वर्ग 9x² प्लस 4 का वर्ग 16x² बराबर 625। 9 और 16 कितना हो जाएगा, 9 और 16 हो जाएगा आपका 25, तो हो जाएगा 25x², 25x² और 625। जब हम इस 25 से 625 को काटेंगे ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब हमारा आ गया x² बराबर 25 आ गया। क्या करेंगे कि ये जो x है इसका का वर्गमूल जो है नहीं, x बराबर 25 पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, और 25 में से निकल जाएगा 5, यानी x बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठा, यानी ये x का मान आया, हमसे संख्या पूछ लिया है नहीं, तो संख्या क्या मानी हमने, एक तो मानी ही 3x और एक मानी 4x। x का मान कितना है 5, 5 से मैं 3 को गुणा करूँगा, 3 पंजे 15, और 5 से मैं 4 को गुणा करूँगा, 4 पंजे 20, यानी 15 और 20, ये क्या है संख्या। तो ऑप्शन नंबर 80 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, जो कि हमारा इस प्रकार है। क्या कह रहा है? 81 में कह रहा 3 अंकों की संख्या n द्वारा 2272 तथा 875 को विभाजित करने पर हमें एक ही शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योगफल बताओ। ठीक है, n के अंकों का योगफल हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या करना है, देखो भैया। कहने का मतलब ये है कि संख्या दी है हमें यहाँ पर इन्होंने 2272 और 875। तो मैं पहले क्या करूँगा, अंतर कर लूँगा इनका। कह रहा है ना, इनका अंतर अंकों का योगफल। पहले तो अंतर निकाल लो इनका। चलिए अंतर निकालते हैं। पहले इनका हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा, यानी 2272 में से 2272 में से मैं 875 घटा दूंगा। और जब इसको मैं घटा दूंगा तो घटाने के बाद आंसर आ जाएगा मेरा 1397। ये आ गया। फिर वो कह रहा यह n से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब n से पूर्णतः विभाज्य होगा, ये तो मुझे नहीं पता किस चीज़ से विभाज्य होगा, लेकिन मैं 1369 के टुकड़े कर लूँगा। 1369 के टुकड़े करूँगा तो 1397। जब इसके टुकड़े करूँगा तो 11 गुणा 127 आ जाएगा। अब ये जो 127 है, ये ही 3 अंकों की संख्या है। 127 जो है वो 3 अंकों की संख्या है। और कह दिया n के अंकों का योगफल क्या है। ठीक है, n के अंकों का योगफल, यानी इस 3 अंकों की संख्या को मान लेंगे। 11 हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक की है। तो 127 1 2 + 7, यानी 1 और 2 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रखा है कि इसको 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 सरल करना। अरे भैया इसमें क्या करना है, देखियो 8 में 4 जोड़ दो 12, 12 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 10। और फिर 17 में से ये घटा, यानी ये आ गया 10। फिर है ब्रैकेट यानी गुणा, 17 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा 5। फिर गुणा कितना है 10, और माइनस 80 9 89, यानी इन सब की गुणा करके उसमें से 89 घटा दो। इन सब की गुणा करके 89 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 411। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 6156 में से घटा दिया जाए तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो कुछ मत करो भैया, कुछ मत करो। अगर हम ये कर लगे, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 83 की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 78 का वर्ग करूँ, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि वहीं बैठे हैं करीब में जाके। तो 78 का वर्ग होता है 6084, और बनाना कितना हमें, ये कह दिया है कि 6156। अगर मैं 79 को कर दूंगा तो वर्ग ज़्यादा हो जाएगा। तो 78 का वर्ग ये है, नज़दीक बैठ रहा है। लेकिन अगर मैं करूँ यानी 79 का वर्ग, तो चलो इसका भी लिख दें। तो 79 का वर्ग होगा 6241। देखो ये हमसे संख्या कितनी दी है हमें, 6156, ये 6084 और ये 62 है। तो ज़्यादा हो रही है नहीं, तो ज़्यादा वाली में से हम क्या करेंगे, कम वाली को घटा देंगे। ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा देंगे, और नज़दीक में यदि मैं बात करूँ तो वो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 6156 में से, यानी जो आपका 6156 है वो इसके करीब बैठेगा, ये वाला जो है 6156। तो 6156 में से मैं घटा दूंगा 6084। ये जब मैं घटाऊंगा तो घटाने के बाद जो बचेगा वो मेरा 72 बचेगा, और यही आंसर है। ये 72 बचेगा, और यही 72 क्या है आंसर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 इस प्रकार है कि 5.675 और 1.327 के योग से इतने और इतने का अंतर घटाइए। मतलब इन दोनों को जोड़ के, भाई पहले तो इन दोनों को जोड़ो, फिर इसे और इसे जोड़ो, और इन्हें आपस में घटा दो। इन दोनों का जो जोड़ आवे उसमें से इन दोनों के जोड़ को घटा दो, आंसर आ जाएगा, कर लेना। यदि मैं बात करूँ 84 की, तो जो 84 का आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका 6.582, यानी ए आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। चलिए 85 में क्या कह रहे हैं भैया,
किसी घन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग के 500 से अधिक है तो घन ज्ञात कीजिए भैया। सॉरी, धन धन। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 85 के सवाल को हम धन मान लेंगे, कितना है, x है। हमने धन मान लिया x, ये कह दिया x का 3/2, x का 3/2 ये हो गया। उसके इतने भाग से अधिक है, तो अधिक है तो घटा दूंगा, यानी x का 2 यहाँ गुणा का निशान आ जाएगा, 2/3 घटाकर कितना कर दूंगा मैं, 500 कर दूंगा। बस इसे हल कर लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, यानी 3x/2 माइनस इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x/3 और बराबर कितना हो जाएगा, 500। अब भाग वाली चीज़ गुणा में चली जाएगी, गुणा वाली चीज़ भाग में चली जाएगी। या फिर एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इनका, 6 आएगा। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से, यानी 3 तिया 9x, और यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से, यानी 2 दूनी 4x बराबर 500। ठीक है, अब 9x में से 4x घटा दो, कितना बचा, 5x। ये चलिए आप 500, ये इसकी गुणा में चला जाएगा 6, 5 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, x का मान 600 आ जाएगा। बस यही आंसर है आपका, देख लो कौन से में बैठ रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आएगा? भैया 15 से इसे भाग देती हो, बहुत हल्का सवाल है। 15 से जब इसे भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ये ऑप्शन नंबर ए, 6.0045, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। इतने बटे इतने, इतने बटे इतने, इतने बटे इतने किसके बराबर है? अरे भाई क्या करना है इसमें, देखो देखो, ये दिया है इन्होंने √625, √625 बटे 11 गुणा 14 बटे √25, फिर दिया है इन्होंने गुणा 11 बटे √196। 625 को हम जानते हैं, 625 वर्ग है किसका, 25 का, 25 बार आ गया, 11 गुणा 14, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5, 11, 196 में से कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 14 निकल के आ जाएगा। जरा काटो तो, 11 से 11 कट गया, 14 से 14 कट गया, 5 से 5 पंजे 25, है नी, तो कुल मिलाकर 5 इसका आंसर आ जाएगा। देख लो, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा इस प्रकार है। 88 में क्या रखा है इसने कि एक व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपये है, वह 60% खर्च कर देता, तो बताइए कितने प्रतिशत। अब भैया 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40%, और 40% की हम बात करेंगे तो डायरेक्ट 400 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। x² / 4 बराबर 9, तो x का मान ज्ञात करो। अरे इसमें क्या करना है भैया, लो क्वेश्चन नंबर 89 देख लो। 89 में क्या कह रखा, x² / 4 बराबर 9। अरे x² बराबर, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इधर जाएगा ना, 9 चौक कितना आ गया, 36। अब जब इस पर हम वर्ग भेज देंगे, 36 है, 36 का वर्ग, तो इसमें से एक तो प्लस का एक माइनस का, 2 6 निकलेंगे, एक प्लस का निकलेगा एक माइनस का, यही आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस का 6। तो ये दे रखा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 में क्या कह रखा, 90 में क्या रखा इसने, a*b का अर्थ a²+ b + 2ab है, तो 3*4 का मान बताओ। कुछ मत करो भैया, कुछ मत करो, ये जो दे रखा है ना, ये इसको लिख लो पहले, सूत्र देखो, a² + b² + 2ab, ठीक है ना, ये है स्टार बी। ठीक है, ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, और गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी ए की जगह रख दूंगा 3 और 3 का वर्ग, प्लस बी की जगह रख दूंगा 4, 4 का वर्ग प्लस 2, ए की जगह 3 और बी की जगह 4। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, प्लस 2 3 6 6 चौक 24, सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आंसर जो आएगा वही आपका आंसर है। देखो ये हो जाएगा आपका इधर 24, और ये कितना हो जाएगा, 40 और 9 49, 49 आंसर आ जाएगा आपका। बात खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 90 पूरा हो गया।
क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 91 की यानी 91। 91 में कह रहा है 6 क्रिकेट खिलाड़ियों ने रनों का औसत 45 है, इनमें से 5 खिलाड़ियों का रन क्रम से 26, 34, 60, 0 और 85 हैं। तो छठे खिलाड़ी का द्वारा बनाए गए रनों को संख्या ज्ञात करो, मान ज्ञात। यानी जो 6 खिलाड़ी हैं इनका औसत कितना, 45। ठीक है ना, 91 की तो बात कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल जी, 91 है। तो देखिए पहले तो हम बात करेंगे कि 6 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए, यानी 6 × 45। जब मैं गुणा करूँगा इसकी, 6 × 5 = 30, हाथ से लगे 3, 6 × 24, 24 और 3 कितने हो गए आपके 27। यानी 6 खिलाड़ियों ने मिलकर के 270 रन बनाए। ठीक है, अब ये कह दिया 5 खिलाड़ियों ने कितने बनाए भैया, 5 खिलाड़ियों ने बनाए, एक ने बनाए आपके 26, एक ने 34, एक ने 60, एक ने 0 पे आउट हो गया और एक 85। तो इन हम 5 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, यानी 5 की जोड़ दो इन्हें, 34, 60, 0, 85, 26। जब मैं इस सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 200, इतना इतना 205 आंसर आ जाएगा। अब 5 ने कितने बनाए, 205, 6 ने कितने बनाए, 270, इसमें से घटा दो, यानी 270 में से मैं 205 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 65। तो ये 65 जो बनाए हैं ना वो छठे खिलाड़ी ने बनाए हैं, जिसे ये पूछ लिया है, यानी छठे खिलाड़ी द्वारा बनाए गए, यही आंसर है। आगे कह दिया क्वेश्चन नंबर 92। 92 में ये कह दिया है कि इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये जो दिया है ना सी डी, और ये एक्स जो बना हुआ है ना ये होता है 10। ठीक है, तो कुल मिला करके इसका मान हो जाएगा 439। आगे 5 कुर्सियों का मूल्य 7 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी 5 कुर्सी जितने की हैं इतने की 7 मेजें हैं, एक कुर्सी का मूल्य 210 रुपये है, तो मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें जो करना है तुम्हें, एक कुर्सी का मूल्य निकाल लो, ठीक है, और 5 कुर्सियों का मूल्य निकाल लो, फिर 7 मेजों का मूल्य निकाल लो, फिर उससे भाग दे दो। ठीक है, तो ये कह दिया है 5 कुर्सी का मूल्य 7 मेजों के बराबर है, यदि एक कुर्सी का मूल्य 210 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, यानी एक का कितना है 210। अब हमें क्या करना है, हमें 5 कुर्सी का निकाल लो, यानी 210 × 5, 21 पंजे 105, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर 1050। अब ये कह दिया 7 मेजों का मूल्य बताओ, क्या करना है इसमें, 1050 को 7 से भाग दे दो। जब हम 7 से इसे भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 150 आ जाएगा, यही आंसर है। देख लो कौन से ऑप्शन में, डी में है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं अब हम। 94 में क्या कह रखा है इसने, 94 में ये कह रखा है कि इसे सरल करो। अरे भैया ये तो सरल करने का 17 भाग और इन्हें सबको कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बता दूं इसका, 94 का बड़ा लंबा करना पड़ेगा, पूरा पेपर भर जाएगा। 6 के चलो 6 ही रख लो, सबसे छोटी संख्या 6, 6 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 की मैं बात करता हूँ, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन से 4 गुना है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो समय ज्ञात करो। ठीक है, तो समय ज्ञात करो। हम जानते हैं साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, यानी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, और सबके बटे में आ जाता 100। तो भैया हमें इन्होंने वो नहीं दे रखा धन। ठीक है, तो हम धन मान लेंगे, कह दिया धन 4 गुना, यानी एक्स मान लेंगे, एक्स का 4 गुना 4x गुणा दर इन्होंने हमें दी है कितनी, 20%। ठीक है ना, दर हमें इन्होंने 20% दी है, और समय हमने मान लिया टी, और सबके बटे में हम 100। अब जब मैं टी को इधर लाऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, टी को इधर लाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो फ्रैक्शन बनेगी वो है 4x गुणा 100। ठीक है, बटे x का 20%, मतलब ये हो गया, देखो 20 इकान 20, 20 पंजे 100, और x से कट जाएगा x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी समय हो जाएगा 20 वर्ष। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, 162 को 18 से भाग दे दो और इसमें इसके गुणा कर लो।
लो भैया 18 बताओ, 18 के पहाड़े में 162 आता नहीं आता? अरे 18 नमा 162 होता है कि नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये दिया है इन्होंने 162 भाग 18। अगर मैं 18 से भाग दे दूँ 162 को तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि 18 नमा 162 होता। फिर प्लस है, फिर प्लस है, प्लस क्या है 9 और गुणा 6। अब क्या करूँ? 9 प्लस 9 छंग 54। अब 54 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 63, और यही इसका आंसर है। थोड़ा ध्यान से देखो, सवाल भारी नहीं है, हल्का है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। हो गया 96, 97 को देखते हैं अब हम। ठीक है, 97 में इसने क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 97 में इसने क्या रखा है कि एक आयताकार खेत के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है और चौड़ाई ये है 25 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है क्षेत्रफल। अब हमें इन्होंने क्षेत्रफल दे रखा कितना? 700 दे रखा। क्षेत्रफल कितना दे रखा है इन्होंने? 700 दे रखा। इसके बाद हम बात करते हैं, लंबाई इन्होंने हमें नहीं दी है, चौड़ाई दी है 25। तो लंबाई मान लो x और चौड़ाई कितनी मान लेंगे हम? लंबाई तो x मान ली, ये हो गया x, और चौड़ाई मान लेंगे x है भाई, x है। लंबाई x मान ली और चौड़ाई हमें इन्होंने दी है, यानी कितनी? 25। अब 25 से काट दो 700 को। 25 को ये 700 में काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 28 बार कटेगा। लो, यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? 98 ये कह रहा है, अच्छा भाई कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 में ये कह रखा है इसने क्या कि चित्र में x का मान बताना। अरे देखो देखो, ये वाली रेखा है, इस पर कितने कोण बन गया? 180 का। तो 180 का तो ऊपर है और 180 का ही ऊपर, क्योंकि 360 का होता। 180 का कोण बनेगा ऊपर को, 180 का बनेगा नीचे को। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ यहाँ से, तो भैया 180 में से इन्होंने 100 तो ये दे दिया, अब बचा कितना? 80। तो 80 में ये बराबर ये है, ये बराबर, देखो 100 ये है तो 40 का ही होगा, 40 का ये होगा, 40 और 40 80, और ये कितना हो गया? 180। देखो ये सरल रेखा, इस पे इधर को कोण 180 का बनेगा, इधर को भी 180 का बनेगा। अब इसमें से कह रहा है इस रेखा पर 100 का तो यू ही ले लिया है, तो 180 में को 40 इधर रख दो और 40 इधर रख दो, तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट वाला। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे वो क्या कह रहा है? आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 की, और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। ठीक है, 99 में क्या कहा उसने? किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से इतने इतने सेंटीमीटर, घनाभ का संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो 99 में क्या करना, हम जानते हैं संपूर्ण घनाभ का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्या होता है? ये होता है 2, और गुणा में है, ब्रैकेट में होता है लंबाई और चौड़ाई, एल से लंबाई बी से चौड़ाई, प्लस फिर चौड़ाई और ऊंचाई, बी से चौड़ाई एच से लंबाई, और प्लस आता है एच से ऊंचाई और एल से लंबाई। सबको रख दो, 2 गुणा लंबाई कितनी दे रखी है इन्होंने? देखो लंबाई 15, चौड़ाई 10 और ये 5 है। ठीक है, तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी भैया कि 15 गुणा 10 प्लस फिर बनेगी हमारी, यानी 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 प्लस फिर बनेगी हमारी 5 गुणा 15, यानी 5 गुणा 15। ये 15 है, 15 है, 115 लिखा हुआ है 15। अब इसे सबको हल कर लो, 2 तो गुणा में चले गया है, 15 की और इसकी गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? 150। 10 पंजे 50 और 15 पंजे 75। लो जी, 15 पंजे 75। इस सबको जोड़ कर 2 से गुणा कर दूंगा, 150, और ये कितना हो गया? 200, ये हो जाएगा 275 है जी। अब 275 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, देखो 275 का दुगुना कर दो, कितना हो जाएगा? 550। 550, और यही क्या है? आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में क्या कह रखा? 100 में इसने ये कह रखा कि 100 में ये कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 सेकंड में पार 36
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय पर, मतलब 100 मीटर लंबा रेलवे स्टेशन है, एक आदमी खड़ा है, रेलगाड़ी की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उस आदमी को कितने समय में पार कर देगी, ठीक है। तो भैया देखो, हम जानते हैं चाल दे रखी है, देखो ये तो दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय को अगर मैं देखूँ तो सेकंड में दे रखा। तो ये जो चाल है ना 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय भी घंटे में आना चाहिए, लेकिन दिया सेकंड में। तो मैं क्या करूँगा, 5/18 से इसकी गुणा कर दूंगा। 18×18, 18×2 36, तो मतलब ये आ गया 10। 10 हमारा क्या आ गया, 10 आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब मुझे क्या करना है, समय पूछ लिया, हम जानते हैं समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। समय कितना होता है, समय होता है, यानी ये हो गया समय, समय होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दी है, ये दिया 100 मीटर, दूरी है 100 मीटर, और चाल कितनी आई 10, इससे काट दूंगा तो बराबर 10 आंसर आ जाएगा इसका, 10 सेकंड में वो पार कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये सेशन, यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, ठीक है। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू।